हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट लेक्चर में हमने शुरू किया था IFRS 16 लीजेस, जिसमें मैंने आपको बताया था कि लीजेस से रिलेटेड आपने टोटल 2 कंपोनेंट्स जो हैं वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ROU एसेट यानी कि राइट ऑफ यूज एसेट, एंड नेक्स्ट इज लीज लायबिलिटी। अब अगर मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाऊं तो आपने जो ये लीज लायबिलिटी है ये कैसे कैलकुलेट करनी थी। आपने जो भी फ्यूचर में लीज पेमेंट्स करनी है आप क्या करो, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, तो ये क्या बन जाएगी, आपकी लीज लायबिलिटी बन जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद हमने इसमें कुछ लीज लायबिलिटी में पॉइंट्स डिस्कस किए थे, फिक्स पेमेंट्स, वेरिएबल पेमेंट्स एंड ऑल दैट। अब इसके बाद एक हमारा पॉइंट था ROU एसेट। ROU एसेट का मतलब क्या हुआ, अगर आप कुछ लायबिलिटी एक्वायर कर रहे हो तो उसके अगेंस्ट कुछ एसेट भी तो आएगा ना, और वो एसेट कौन सा है, ROU एसेट, राइट ऑफ यूज एसेट। राइट ऑफ यूज एसेट की जो वैल्यू थी वो हमने किस तरह से डिटरमिन करनी है। आपने एक तो उस पर्टिकुलर एसेट को एक्वायर करने के लिए जो अमाउंट पे किया। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि लीज मतलब रेंट पे लेना। आपको यहाँ पर एसेट की ओनरशिप नहीं मिल रही है, बट आपको उस एसेट को यूज करने का हक मिल रहा है। सो दैट्स वाई आप क्या करोगे, आपने यहाँ पर एसेट रिकॉग्नाइज नहीं करना बल्कि उसको यूज करने का राइट रिकॉग्नाइज करना है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ROU एसेट, राइट ऑफ यूज एसेट। राइट ऑफ यूज एसेट को एक्वायर करने के लिए जो भी अमाउंट आपने पे किया है, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी लीज लायबिलिटी वो इंक्लूड होगी इस कॉस्ट में। सेकेंड थिंग आपका क्या इंक्लूड होगा, सेकेंड थिंग आपका इंक्लूड होगा कमेंसमेंट डेट पर अगर कोई कॉस्ट आपने पे की है, या कोई इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है, या उस पर्टिकुलर एसेट को रिमूव करने की या डिसमेटल करने की कॉस्ट आने वाली है इन फ्यूचर, उसकी प्रेजेंट वैल्यू। रिमूविंग और डिसमेटलिंग कॉस्ट, इसका हमने एग्जांपल IAS 16 में भी पढ़ा था, ठीक है, वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का था। कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी है। तो अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि देखो, एक तो लीज लायबिलिटी इंक्लूड होगी, प्लस कमेंसमेंट डेट पर आप जो भी कॉस्ट इनकर कर रहे हो वो आ जाएगा, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट भी आएगी। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट मतलब अब जो आपकी कमेंसमेंट डेट की कॉस्ट है या इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है, ये हम लीज लायबिलिटी में इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमने फ्यूचर में पे नहीं करनी, ये हमने आज की डेट में ऑलरेडी इनकर कर दी है, पे कर दी है। दैट्स वाई ये भी ROU एसेट में इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लीज टर्म। टू कैलकुलेट द इनिशियल वैल्यू ऑफ लायबिलिटी एंड ROU एसेट, द लेसी मस्ट रिकॉग्नाइज द लेंथ ऑफ द लीज टर्म। अब हमने इनिशियल वैल्यू जो प्रेजेंट वैल्यू पर लेकर आना है, वो कैसे लेकर आना है, कितने टर्म्स की वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू पर लेके आना है। और दूसरा ROU एसेट जो हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ROU एसेट जो हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उसको डेप्रिसिएट भी तो करना होगा। उसको किस वैल्यू पे डेप्रिसिएट करना है, क्या टर्म रहेगा, ये क्या डिसाइड करेगा, हमारा लीज टर्म। अगेन आई एम रिपीटिंग कि मैं यहाँ पर एसेट को रिकॉग्नाइज नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर उस राइट को रिकॉग्नाइज कर रही हूँ। सो दैट्स वाई मुझे यहाँ पर एसेट की यूजफुल लाइफ नहीं देखनी है। एसेट की यूजफुल लाइफ यहाँ पर मायने नहीं रखेगी, यहाँ पर मायने रखेगी कि ये जो राइट आया है मेरे पास, ये कितने टाइम के लिए आया है। दिस इज व्हाट वी कॉल लीज टर्म। IFRS 16 says that the lease term comprises। अब लीज टर्म में आपने क्या क्या पीरियड जो है वो इंक्लूड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन कैंसलेबल पीरियड। हर एक लीज में एक ऐसा पीरियड होता है जिस पीरियड के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक एसेट है वो 10 ईयर की लीज पर लिया, और जिसमें से 5 ईयर का पीरियड ऐसा है जिसमें मैं अपना लीज कैंसिल नहीं कर सकती, तो लीज टर्म में ये 5 ईयर तो इंक्लूड होगा ही होगा। दिस इज व्हाट वी कॉल नॉन cancelable period. Next is period covered by an option to extend the lease if reasonably certain to be excised। मैंने लेसी को ऑप्शन दिया कि आप ये लीज जो पर्टिकुलर एसेट है ये 5 ईयर के लिए आप लीज पर ले लो, प्लस आप 2 ईयर के लिए
जो है इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो। अब हम किसकी अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, हम लेसी की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। लेसी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब आरओयू एसेट या लीज लायबिलिटी कंसीडर करेगा तो वो उसमें पीरियड कौन सा ले, 5 ईयर का ले या 5+2 टोटल 7 ईयर का ले। तो आपका जो IFRS 16 है वो ये कहता है कि आपने 5+2 7 ईयर का पीरियड कब लेना है, व्हेन इट इज रीजनेबली सर्टेन कि आप वो ऑप्शन जो लेसर आपको दे रहा है एक्सटेंशन का वो एक्सरसाइज कर लोगे। अगर आपको लगता है कि आप ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करोगे, कुछ सर्कमस्टांसेस हैं ऐसे, देन यू विल टेक द पीरियड एज 5 ईयर। नेक्स्ट, period covered by an option to terminate the lease if reasonably certain not to be excised। अब ऐसा पीरियड है जिसमें आपको टर्मिनेशन का ऑप्शन भी दिया जा रहा है। जैसे अगेन अगर इसी एग्जांपल को मैं थोड़ा सा मोल्ड करूं, लेसर कहता है कि मैंने आपको ये एसेट 7 ईयर के लिए लीज पर दिया, जिसमें से आप 5 ईयर तक तो ये लीज नहीं तोड़ सकते, टर्मिनेट नहीं कर सकते, लेकिन 2 इयर्स के बाद जो लास्ट के 2 इयर्स होंगे 6th and 7th, आप उसमें ये जो लीज है वो टर्मिनेट कर सकते हो। अब यहां पर इस सिचुएशन में हमारा जो लीज टर्म होगा वो 5 ईयर का होगा। कब, व्हेन इट इज रीजनेबली सर्टेन कि आप ये 2 ईयर वाला ऑप्शन एक्सरसाइज कर लोगे, यानी कि लीज टर्मिनेट कर दोगे। यानी कि अल्टीमेटली आपने ये देखना है कि सर्कमस्टांसेस किसके बन रहे हैं। अब अगर आपको लगता है नहीं हम ऑप्शन नहीं एक्सरसाइज करेंगे, हम 7 ईयर का लीज ही लेंगे, तो दैट्स व्हाई आप 7 ईयर का इनिशियली 7 ईयर का लीज टर्म जो है वो कंसीडर करोगे। अब यहाँ पर एक बात मेरी ध्यान रखना, ऐसी बात नहीं है कि आपने एक बार लीज लायबिलिटी रिकॉग्नाइज कर दी या एक बार आरओयू एसेट रिकॉग्नाइज कर दिया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आप चेंज कर सकते हो उसको, जब चेंज होगा तो उसकी अकाउंटिंग हम सेपरेटली पढ़ेंगे इसी स्टैंडर्ड में। ठीक है, अभी मैं इनिशियल बात कर रही हूं कि जब आपने फर्स्ट टाइम लीज पर लिया एक पर्टिकुलर एसेट तब क्या होगा। ठीक है, सो ये था आपका लीज टर्म। अगर लीज टर्म को मैं समराइज करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन कैंसिलेबल पीरियड आपने ऑलवेज एंड ऑलवेज कंसीडर करना है। सेकंड, पीरियड जिसमें आप लीज टर्म अपना एक्सटेंड कर रहे हो वो भी कंसीडर होगा आपके लीज टर्म में। थर्ड, वो वाला पीरियड नहीं आएगा जिसमें आप लीज को टर्मिनेट कर सकते हो इफ इट इज रीजनेबली सर्टेन कि आप वो टर्मिनेशन का ऑप्शन ले लोगे। सो ये थी बात हमारे लीज टर्म की। अब एक एग्जांपल है, एग्जांपल को करते हैं एंड नेक्स्ट आपको इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझ आ जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग 3, ऑन 1st of January 2001 डायनामिक एंटर्ड इनटू ए 2-year लीज फॉर अ लॉरी। द कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स एन ऑप्शन टू एक्सटेंड द लीज टर्म फॉर अ फर्दर ईयर। अब इनिशियली जो लीज टर्म है वो कितने का है, 2 ईयर का है। अब कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा भी लिखा है कि आप उसको 1 साल से और एक्सटेंड कर सकते हो। डायनामिक बिलीव्स दैट इट इज रीजनेबली सर्टेन टू एक्सरसाइज दिस ऑप्शन, और उसने ये ऑप्शन एक्सरसाइज भी करना है। यानी कि क्वेश्चन आपको हिंट दे रहा है कि आपने लीज टर्म 2 ईयर का नहीं 2+1 3 इयर्स का लेना है, क्योंकि आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर लोगे। लॉरीज की जो यूजफुल लाइफ है वो 10 इयर्स की है, ये हमारे कोई काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि हम एसेट एक्वायर नहीं कर रहे, एसेट को यूज करने का राइट एक्वायर कर रहे हैं। लीज पेमेंट्स कितने की हैं? 10,000 की हैं। लीज पेमेंट्स 10,000 की है, मतलब इसके थ्रू हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इसके थ्रू हम लीज लायबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। ओके, नेक्स्ट, फॉर इनिशियल टर्म एंड 15,000 पर ईयर फॉर द ऑप्शन पीरियड। मतलब जो 2 ईयर का पीरियड है, 2 ईयर के पीरियड के लिए आपकी 10,000 पेमेंट्स रहेंगी, और जो लास्ट वाला ईयर है जो आपको एक्सटेंशन का मिलेगा उसके लिए 15,000 की पेमेंट्स रहेंगी। ओके, ऑल पेमेंट्स आर ड्यू एट द एंड ऑफ द ईयर। अब इसका क्या मतलब हुआ ये मैं आप लोगों को बाद में जाके बताऊंगी, इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो। ठीक है, नेक्स्ट, टू ऑब्टेन द लीज डायनामिक इनकर इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। अब देखो, अब यहां पर अब बात आ गई आरओयू एसेट की। तो अब आप यहां पर सॉरी आरओयू एसेट रिकॉग्नाइज करोगे, और आरओयू एसेट कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? आपका एक तो लीज लायबिलिटी की जो वैल्यू आएगी वो इंक्लूड होगी आरओयू एसेट में, प्लस साथ के साथ जो आपने इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि ये जो 3,000 की कॉस्ट होगी ये आपकी इंक्लूड नहीं होगी लीज लायबिलिटी में।
तो हमें वो ROU एसेट कैलकुलेट करने के लिए इंक्लूड करनी पड़ेगी। दूसरा, द लेसर इमीडिएटली रीएम्बर्सेस 1000, सेम टू सेम ये भी आपका जाएगा, लेसर रीएम्बर्स कर रहा है। ओके, द इंटरेस्ट रेट विद इन द लीज इज नॉट रेडिली डिटर्मिनेबल। डायनामिक्स इंक्रीमेंटल रेट ऑफ बोरोइंग जो है वो 5% का है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने इनिशियल कैरिंग अमाउंट ऑफ लीज लायबिलिटी कैलकुलेट करना है, ROU एसेट कैलकुलेट करना है और डबल एंट्रीज पास करनी। ठीक है, आपको लीज पेमेंट्स दी हुई है, आपको लीज टर्म आपको पता लग गया, मैंने बता दिया 3 इयर्स का दिया हुआ है प्लस ROU एसेट। अब इसके चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सो ये रहा इसका सॉल्यूशन। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लीज लायबिलिटी कैलकुलेट करोगे। द लीज लायबिलिटी कैलकुलेटेड एज फॉलोज, फर्स्ट ईयर की पेमेंट 10,000, सेकेंड ईयर की पेमेंट 10,000, थर्ड ईयर की पेमेंट 15,000। इंटरेस्ट रेट जो इम्प्लिसिट है लीज में आपको वो 5% दिया हुआ है। प्रेजेंट वैल्यू का आप लोगों को फॉर्मूला पता है, आपने कैसे कैलकुलेट करना है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस r रेज टू दी पावर n। सो आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा और ये हमारी टोटल क्या आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज। ठीक है, ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज आ जाएगी 31,552। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखो, आपका जो रहेगा ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज टर्म आ गई, यानी कि ये 31,552 जो है वो हमारा क्या रह गया, लीज लायबिलिटी। ये हमारी लीज लायबिलिटी होगी। ठीक है, अब इनिशियल कॉस्ट ऑफ ROU एसेट जो है वो कितना लोगे। अब मैंने आपको बताया, एक तो 31,552 यानी कि उस एसेट को एक्वायर करने के लिए जो अमाउंट आप पे कर रहे हो या पे करोगे फ्यूचर में, वो तो इंक्लूड होगा ही होगा। तो 31,000 लीज लायबिलिटी तो आएगी आएगी, प्लस इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट भी आएगी। अब ध्यान देना, हमारी जो लाइन लिखी है क्वेश्चन में वो क्या लिखी है, वो लिखी है द लेसर रीएम्बर्सेस, मतलब लेसर ने पे किया, लेसी पे नहीं कर रहा है ये 1,000 की कॉस्ट, लेसर रीएम्बर्स कर रहा है। और जो कॉस्ट लेसर रीएम्बर्स करता है वो हम अपने एसेट में से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई आपका ROU एसेट जो है वो कितने का आ जाएगा, ये आ जाएगा 33,552। अब द डबल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दिस आर एज फॉलोज। अब आपने डबल एंट्री क्या पास करनी है, एक एसेट आपने बनाया, एक राइट एक्वायर किया, तो डेबिट ROU एसेट। ROU एसेट कितने का है, 31,000। क्रेडिट लीज लायबिलिटी 31। आप इसको कंबाइन भी कर सकते हो, इन्होंने 2 अलग एंट्रीज पास की हैं, 3 बेसिकली एंट्रीज पास की हैं इन्होंने, फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को आप कंबाइन कर सकते हो, थर्ड को आप कंबाइन नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते, पहले एंट्रीज समझ लो। देखो, एक तो 31,552 की लीज लायबिलिटी हमें रिकॉग्नाइज करनी है, फिर उसके बाद हमने जो 3,000 इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट पे की वो रिकॉग्नाइज करनी है, फर्स्ट सेकंड, एंड देन थर्ड जो 1,000 रीएम्बर्स किया, 1,000 रीएम्बर्स किया लेसर ने, वो रिकॉग्नाइज करना है ना। तो अब इसको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, फर्स्ट लीज लायबिलिटी, एसेट एक बना, लायबिलिटी भी आ गई, तो डेबिट ROU एसेट, क्रेडिट लीज लायबिलिटी 31,552। नेक्स्ट उसके बाद 3,000 का इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट आ गया, पे किया मैंने, ये पेड है, तो दैट्स वाई मैंने लीज लायबिलिटी नहीं लिया, इसको ले लिया क्रेडिट कैश, डेबिट ROU एसेट, क्रेडिट कैश। ये क्या आ गया आपका सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट जो है डेबिट कैश और क्रेडिट ROU एसेट, लेसर ने आपको रीएम्बर्स दिए, आपको पे किया है, तो दैट्स वाई डेबिट कैश, क्रेडिट ROU एसेट, ये आपकी 3 जर्नल एंट्रीज जो है वो पास हो जाएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात, मैंने आप लोगों को ये जो एक लाइन है वो आपको छुड़वाई है अभी इस क्वेश्चन में। मैंने आपको कहा था कि आप ये लाइन इग्नोर कर दो, कौन सी, ऑल पेमेंट्स आर ड्यू एट द एंड ऑफ द ईयर। अब ये लाइन मैम आपने नहीं बताया कि ये कहाँ इफेक्ट करेगी, तो रजे ये लाइन जो है वो आपकी इफेक्ट करेगी कब, जब आप लीज लायबिलिटी को अनबाउंड कर रहे होगे। आपने क्या किया, अभी लीज लायबिलिटी प्रेजेंट वैल्यू पे ले आए, लेकिन जब आप धीरे धीरे इसको इंक्रीज करोगे, हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स चैप्टर में अमोर्टाइज कॉस्ट टेबल का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, उसी तरह से हमें लीज लायबिलिटी को भी अनवाइंड करना पड़ेगा, तब ये लाइन जो है वो आपके काम में आएगी।
ठीक है, तो मैं आपको नेक्स्ट जो इलस्ट्रेशंस होंगी आपकी उसमें जाके बताऊंगी कि ये लाइन किस तरह से आपके क्वेश्चन को इफेक्ट करती है। इस क्वेश्चन में कोई इफेक्ट अभी नहीं कर रही है, ठीक है। सो ये थी आपकी अंडरस्टैंडिंग 3। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, अब सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। अब हमने आरओयू एसेट भी रिकॉग्नाइज कर लिया, लीज लायबिलिटी भी रिकॉग्नाइज कर ली, कौन कौन सी हमने सॉरी कौन कौन सी कॉस्ट हमने लेनी है ये भी रिकॉग्नाइज कर लिया। अब बात आती है मैम रिकॉग्नाइज करने के बाद क्या। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में हमने क्या पढ़ना है कि आरओयू एसेट को जब आप रिकॉग्नाइज कर लोगे तो उसको डेप्रिसिएट कैसे करना है, ठीक है। डेप्रिसिएट किस टर्म के लिए करना है, एसेट की यूजफुल लाइफ कंसीडर करनी है, लीज टर्म कंसीडर करना है या क्या। दूसरा, अब आपने प्रेजेंट वैल्यू पे ले आए, लीज लायबिलिटी रिकॉग्नाइज कर ली, तो इसको अनवाइंड कैसे करना है, जो हम लीज पेमेंट्स कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड कैसे करना है। तो ये इशू हम लोग डिस्कस करेंगे सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में। सबसे पहले बात करते हैं लायबिलिटी की। तो वो क्या कहते हैं यहाँ पर उन्होंने, द कैरिंग अमाउंट ऑफ लीज लायबिलिटी इज इंक्रीज्ड बाय द इंटरेस्ट चार्ज, दिस इंटरेस्ट इज ऑल्सो रिकॉर्डेड। तो जिस वैल्यू पे आप लोग इसको प्रेजेंट वैल्यू पर लेकर आए हो ना, अब उसी वैल्यू पे आप इसको अनवाइंड करोगे, मतलब वही वैल्यू होगी, वही इंटरेस्ट रेट होगा जो आपने चार्ज किया था प्रेजेंट वैल्यू निकालने वक्त, जो आपने यूज किया था प्रेजेंट वैल्यू निकालने वक्त, ठीक है। हमारा अमोर्टाइज कॉस्ट टेबल कैसे बनता था, अमोर्टाइज कॉस्ट टेबल बनता था ब्रॉट डाउन वैल्यू, ओपनिंग बैलेंस जितना भी है, प्लस उसमें इंटरेस्ट चार्ज, माइनस उसमें जितनी पेमेंट्स की, और जो बैलेंस हमारा बच गया वो क्लोजिंग वैल्यू। इसमें से जो ये इंटरेस्ट हम चार्ज कर रहे हैं ये कहां पर जाता था, P&L में, तो वही वो यहां पर बोल रहे हैं। वो कहते हैं जो भी आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे ना, दिस इज टू बी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंट्री क्या आएगी, डेबिट फाइनेंस कॉस्ट एंड क्रेडिट लीज लायबिलिटी। और जो कैरिंग अमाउंट ऑफ लीज लायबिलिटी है, यानी कि ये दोनों जो अमाउंट आ गए, इसको रिड्यूस कर देना है जितना आपने पेमेंट की, वो आपकी क्या होगी, कैरिंग वैल्यू। तो जो आप पेमेंट कर रहे हो, दीज आर कैश पेमेंट्स, दीज आर रिकॉर्डेड इन कैश अकाउंट, नॉट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने इंटरेस्ट चार्ज यूज करना है, कैश पेमेंट्स नहीं करनी। सो ये था आरओयू लायबिलिटी की बात, कि अब आपने जब लीज लायबिलिटी फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज की उसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं राइट ऑफ यूज एसेट की। तो राइट ऑफ यूज एसेट के बारे में वो क्या कहते हैं, द आरओयू एसेट इज मेजर्ड यूजिंग द कॉस्ट मॉडल। कॉस्ट मॉडल वैल्यू होगा, मतलब कॉस्ट मॉडल यूज होगा, यानी कि कॉस्ट मॉडल क्या कहता है, आपने इसको इनिशियल कॉस्ट पे मेजर करना है, लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या इम्पेयरमेंट लॉसेस। अब डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करनी है, तो यहां पर देखो डेप्रिसिएशन मैम, जैसे मान लो एसेट की जो यूजफुल लाइफ है वो 10 ईयर की है और लीज टर्म 8 ईयर्स का है। तो अब इस केस में जो हमने आरओयू एसेट रिकॉग्नाइज किया है वो 8 ईयर्स के बेसिस पे डेप्रिसिएट करें या 10 ईयर्स के बेसिस पे। तो यहाँ पर उन्होंने एक क्वेश्चन उठाया, वो कहते हैं कि अगर तो ओनरशिप एसेट की लेसी को ट्रांसफर हो जाती है एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, मतलब और वो ऑप्शन एक्साइजेबल भी है। लेसर ने एक ऑप्शन दिया लेसी को कि आप इनिशियली 8 इयर्स के लिए ये एसेट जो है वो मेरे से लीज पे ले लो। आफ्टर 8 इयर्स आप क्या करना, आप ये एसेट रख लेना, मतलब ओनरशिप जो है वो लेसी को ट्रांसफर हो जाएगी। तो अगर इट इज रीजनेबली सर्टेन कि ये ऑप्शन एक्साइज हो जाएगा, सही में ओनरशिप पास ऑन हो जाएगी। देखो स्टैंडर्ड बोल रहा है कि ऐसे नहीं, अगर ओनरशिप सही में पास ऑन होगी देन ओनली यू विल चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन आरओयू एसेट ऑन द बेसिस ऑफ एसेट्स रिमेनिंग लाइफ नॉट लीज टर्म। यानी कि उस केस में आप 8 इयर्स के बेसिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे, 10 इयर्स के बेसिस में। बट आई एम रिपीटिंग अगेन कि ये कब होगा, जब ओनरशिप ट्रांसफर होने के चांसेस हैं। तो चांसेस मीन इट इज रीजनेबली सर्टेन कि ओनरशिप हो ही जाएगी ट्रांसफर। अगर मान लो ऐसा सिनेरियो बन रहा है कि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है, लेसी को लगता है कि मैं ये ऑप्शन एक्साइज नहीं करूंगा, मतलब आपको लेसर ने ऑप्शन दिया कि 8 ईयर का आप लीज पर ले लो ये एसेट, प्लस 2 इयर्स 10 इयर्स की यूजफुल लाइफ है,
इन 2 सालों में आप ओनरशिप रख लेना और आपको लग रहा है कि मैं ये ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करूंगा, देन इन दैट केस आपने जो डेप्रीसिएशन चार्ज करनी है वो क्या करनी है, शॉर्टर ऑफ यूजफुल लाइफ एंड लीज टर्म। मतलब जो आपकी लीज टर्म है यानी कि 8 इयर्स या उसकी जो यूजफुल लाइफ है 10 इयर्स, इसमें से जो शॉर्टर होगा। मैम डायरेक्टली क्यों नहीं बोल रहे कि 8 इयर्स के लिए ले लो, रजे 8 इयर्स के लिए ले लो, डायरेक्टली मैं इसलिए नहीं बोल रही, कई बार बहुत रेयर सर्कमस्टांसेस होते हैं कि एसेट की मान लो यूजफुल लाइफ 5 इयर्स की है बट मैंने उसको लीज पर ले लिया 5.5 या 6 इयर्स के लिए, तो दैट्स वाई एसेट की लाइफ से ज्यादा थोड़ा ना उसको यूज कर लोगे, दैट्स वाई उन्होंने कहा कि विच एवर इज शॉर्टर। ठीक है, सो अब आरओयू एसेट का भी ट्रीटमेंट पता लग गया कि आपने डेप्रीसिएशन चार्ज करनी है इफ ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड, तो उस केस में आपका एसेट की रिमेनिंग लाइफ जितनी भी है, फिर ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड तो फिर उस केस में शॉर्टर ऑफ यूजफुल लाइफ और लीज टर्म। ठीक है, लीज टर्म वही है, वही पीरियड्स आएंगे उसमें जो हमने अभी पढ़ा बिगनिंग में। अब अदर मेजरमेंट मॉडल्स, इसमें वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं इफ द लेसी मेजर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज एट फेयर वैल्यू then IFRS 16 requires ROU asset that meet the definition of investment property। तो अगर आप एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी उसको यूज कर रहे हो और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आप फेयर वैल्यू पर रखते हो तो IFRS 16 की भी रिक्वायरमेंट है कि वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन को मीट करे और फेयर वैल्यू मॉडल पे उसको रखा जाएगा, ना कि कॉस्ट मॉडल पे। इफ ROU asset belongs to class of property plant and equipment जो कि रीवैल्यूएशन मॉडल पे रखी जाती है, द एंटिटी अप्लाई कर सकती है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का रीवैल्यूएशन मॉडल टू ऑल ROU asset। ठीक है, चलो सो ये सिचुएशन होगी आपकी वो बहुत रेयर सर्कमस्टांसेस में अराइज होगी। अब अंडरस्टैंडिंग 4 को ही इन्होंने अंडरस्टैंडिंग 3 को ही इन्होंने कंटिन्यू किया। उसमें कहते हैं कि आपने क्या करना है, अब सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो हमने लीज लायबिलिटी 31,552 की रिकॉग्नाइज की थी और ROU एसेट रिकॉग्नाइज किया था। अब आ जाते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग 4 पर। तो अंडरस्टैंडिंग 4 में फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पहले ये टेबल समझ लेते हैं, लीज लायबिलिटी टेबल, जिसको मैं अमोर्टाइज कॉस्ट टेबल कहूंगी। अब वो लाइन का यहाँ पर रेलेवेंस आएगा। अब वो लाइन का रेलेवेंस कैसे आएगा, समझो बात को। अंडरस्टैंडिंग 3 में आपको क्या कहा गया था, अंडरस्टैंडिंग 3 में कहा गया था कि जो भी आप लीज पेमेंट्स करते हो वो साल के एंड में आर ड्यू एट द एंड, मतलब पूरा साल खत्म हो जाता है। जैसे लेट से सपोज करें हम 1 जनवरी से 31 दिसंबर का ईयर फॉलो कर रहे हैं, तो 31 दिसंबर को आके क्या होता है 31 दिसंबर को आकर हमारा वो जो पेमेंट्स है वो की जाती है। ठीक है, अब इतनी बात अपने दिमाग में ध्यान रखना। ठीक है, चलो सो उसी की तरह अगर मैं आंसर दूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर मेरे एसेट की वैल्यू कितनी थी, 31,552। इस पे हमने इंटरेस्ट चार्ज किया कितना, 5% का। मैम इसी वैल्यू पे चार्ज करेंगे, हाँ जी बिल्कुल। क्यों, क्योंकि जो आप पेमेंट्स कर रहे हो वो साल के एंड पे कर रहे हो, मतलब पूरे साल का पहले इंटरेस्ट चार्ज होगा, वो ऐड होगा, फिर उसके बाद आप पेमेंट करोगे। तो 31,552 का 5% मैंने इंटरेस्ट चार्ज किया और ये जो हमारी टोटल लायबिलिटी वैल्यू आ गई एट द एंड ऑफ द ईयर 31 + 15। ठीक है, इसमें से -10,000 की पेमेंट साल के एंड और क्लोजिंग बैलेंस आ गया 23,130 का। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट होगा कि ये जो आपका 1578 का आपने इंटरेस्ट इंक्रीज किया, ये कहां पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फाइनेंस कॉस्ट के नाम से, और यही हमने एंट्री पास की है। डेबिट फाइनेंस कॉस्ट, क्रेडिट लीज लायबिलिटी। क्रेडिट लीज लायबिलिटी क्यों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एक्सपेंस बुक कर रहे हैं, सो दैट्स वाई डेबिट, एंड एक लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो दैट्स वाई क्रेडिट 1578। और जो आपने ये 10,000 की पेमेंट किया, ये जो 10,000 की पेमेंट ये हमारे कैश अकाउंट में जाएगी, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाएगी, है ना। तो दैट्स वाई मैंने डेबिट लायबिलिटी, क्योंकि ये रिड्यूस कर रही है हमारी लायबिलिटी, पे हो रही है, डेबिट लायबिलिटी एंड क्रेडिट कैश 10,000। डन हो गया।
अब इसी तरह से आप क्या करते रहोगे, हर साल अपनी वैल्यू इंक्रीज करते रहोगे एंड जितनी कैश पेमेंट्स हुई है डिक्रीज करते रहोगे। तो 31,552 प्लस 58 माइनस 10, 23,110 आ गई। यही वैल्यू आपकी नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हुई, फिर इस पे इंटरेस्ट लगेगा, फिर इसकी पेमेंट होगी एंड देन आपकी क्लोजिंग वैल्यू आएगी। ये पूरा लीज टर्म इसी तरह से चलता रहेगा, ठीक है। सो ये आपका आंसर था। अब देखो यहाँ पर एक बात और रहेगी, हमारा आरओयू एसेट, लीज लायबिलिटी का तो हमने सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट देख लिया, अब आरओयू एसेट का क्या होगा। तो आरओयू एसेट को डेप्रिसिएट करना। लीज टर्म कितने का है, लीज टर्म है, देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ कि ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है या नहीं हो रही। इनिशियली तो आपका जो लीज टर्म है वो कितने का है, 2 इयर्स का, बट 1 ईयर का एक्सटेंडेबल पीरियड है, जो कि आप एक्सरसाइज कर लोगे, टोटल 3 इयर्स का पीरियड है। यानी कि आप आरओयू एसेट जो डेप्रिसिएट करोगे वो कितने बेसिस पे करोगे, 33,552 का आपका आरओयू एसेट है, डिवाइडेड बाय 3, 11,184 से आप लोग क्या करोगे, आरओयू एसेट को डेप्रिसिएट करोगे, ठीक है। चलो ये ट्रीटमेंट हो गया। अब एक बात और, यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर लिखा होता कि ऑल पेमेंट्स आर ड्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, मतलब आप जो पेमेंट कर देते हो लीज लायबिलिटी को वो बिगिनिंग ऑफ द पीरियड की कर देते हो। तो इसमें हमारा आंसर की फॉर्म फिर चेंज हो जाती। चेंज कैसे हो जाती, देखो अभी आप क्या कर रहे हो, आप पहले इंटरेस्ट ड्यू करते हो फिर उसके बाद पेमेंट करते हो। लेकिन अगर मैं पहले पेमेंट कर दूं फिर इंटरेस्ट पे करूं, यानी कि 31 दिसंबर 2001 को मेरे पास 31,552 का जो बैलेंस है उसमें से बिगिनिंग में ऑलरेडी मैं पेमेंट कर चुकी हूं 10,000 की, तो वो माइनस होगा, 21,552 पे इंटरेस्ट लगेगा। यानी कि जो आपका ये वाला कैश पेमेंट्स वाला कॉलम है ना वो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रही थी कि सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में ये लाइन इफेक्ट करेगी कि अगर बिगिनिंग ऑफ द ईयर है तो ध्यान रखना पहले पेमेंट्स माइनस करोगे फिर इंटरेस्ट चार्ज करोगे, लेकिन अगर एट द एंड ऑफ द ईयर पेमेंट हो रही है तो पहले इंटरेस्ट चार्ज करोगे फिर पेमेंट्स करोगे। तो इस तरह से आपका आंसर जो है वो चेंज होगा। अंडरस्टैंडिंग 4 हमने कंप्लीट कर ली, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लो वैल्यू लीज की या शॉर्ट टर्म लीज की, ठीक है। पहले वो वाला टॉपिक कवर करेंगे, शॉर्ट टर्म लीजेस या लो वैल्यू लीजेस। स्टैंडर्ड कहता है कि अगर आपका लीज बहुत कम है, लीज वैल्यू बहुत कम है, या आपने का जो लीज पीरियड है वो शॉर्ट टर्म है। अब ये शॉर्ट टर्म कितना है या लो वैल्यू कितनी है ये हम अभी थ्योरी में पढ़ेंगे। तो आपने IFRS 16 रिकॉग्नाइज नहीं करना, मतलब मान लो कि आपने जो लीज लिया है वो 1000 है, मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है। तो उसने आपको इसके लिए लीज लायबिलिटी, आरओयू एसेट इतना सारा ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली उसको स्ट्रेट लाइन बेसिस पे अपने P&L में रिकॉग्नाइज कर दो। अब ये कैसे होगा, तो शॉर्ट टर्म लीज एंड लो वैल्यू एसेट, इफ द लीज इज अ शॉर्ट टर्म 12 months और लेस देन एट द इंसेप्शन डेट। अब शॉर्ट टर्म कितना, 12 months या उससे कम का है लीज पीरियड, तो उस केस में सिंप्लीफाइड ट्रीटमेंट फॉलो कर दो। IFRS 16 के अकॉर्डिंग आरओयू एसेट, लीज लायबिलिटी इस 1 साल के लिए रिकॉग्नाइज करने की जरूरत नहीं है। कब होगा ये, अगर आपका जो लीज पीरियड है वो 12 या 12 महीनों से कम का है, सिर्फ तभी, अदरवाइज नॉट। तो अदरवाइज होगा तो आपको पूरा आरओयू एसेट, लीज लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। या वो कहते हैं IFRS 16 डज नॉट स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर मॉनिटरी अमाउंट। अब IFRS 16 जो है ना लो वैल्यू का एग्जांपल नहीं देता। लो वैल्यू मैम मतलब कितना, 5000, 4000, 10000 कितना, तो लो वैल्यू का कोई भी पर्टिकुलर मॉनिटरी अमाउंट नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस बिलो विच एन एसेट कुड बी कंसीडर्ड लो वैल्यू। बट कुछ एग्जांपल देता है, जैसे आपने क्या किया, कुछ टैबलेट्स लीज पर लिए हैं या पर्सनल कंप्यूटर्स लीज पर लिए हैं, टेलीफोन्स है, स्मॉल आइटम्स ऑफ फर्नीचर है, इनको लीज पर लिया है, तो उस केस में आप पूरा IFRS 16 अप्लाई नहीं करोगे। अब द असेसमेंट ऑफ वेदर एन एसेट क्वालिफाई एज हैविंग लो वैल्यू मस्ट बी बेस्ड ऑन इट्स वैल्यू व्हेन न्यू, जब नया होगा वो पर्टिकुलर एसेट।
तो इसका मतलब क्या हुआ, एक कार है वो लो वैल्यू क्लासिफाई नहीं कर सकते कब, इवन इफ इट वॉज वेरी ओल्ड एट द कमेंसमेंट डेट, क्योंकि उसकी वैल्यू जब कार नहीं होगी तो ज्यादा होगी। इन दिस केस द लेसी कैन चूज टू रिकॉग्नाइज। अब अगर वो लो वैल्यू लीज है या शॉर्ट टर्म लीज है तो हमने आरओयू एसेट या लीज लायबिलिटी तो रिकॉग्नाइज नहीं करना है। तो मैम फिर ट्रीटमेंट क्या होगा, जो आप लीज पेमेंट्स कर रहे हो वो सिंपली अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाओगे स्ट्रेट लाइन बेसिस पे। जैसे आपने टोटल 10,000 की पेमेंट करनी है, ठीक है, और आपका जो लीज पीरियड है वो 15 मंथ्स का है या 12 मंथ्स का है, तो उस केस में आप स्ट्रेट लाइन बेसिस पे उसको P&L में रिकॉग्नाइज करोगे। नो लीज लायबिलिटी और आरओयू एसेट वुड बी रिकॉग्नाइज। इस तरह की छोटी लीज पेमेंट्स के लिए या शॉर्ट टर्म लीजेस के लिए आप लोगों को इतना सारा लीज लायबिलिटी आरओयू एसेट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो एक तरह से एग्जम्पशन दे दी है IFRS 16 से। अब इस लेक्चर में यहां तक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम कंपोनेंट्स ऑफ लीज एंड नॉन लीज कंपोनेंट्स, मतलब जहां पर कुछ पार्ट लीज में आता है कुछ पार्ट नॉन लीज में आता है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।